नमस्कार दोस्तों, मैं तृप्ता शर्मा एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। हम लोग बात कर रहे थे हिंदी के लेखक, कवि, उनके जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय पर चर्चा कर रहे थे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें और इसके साथ लगे बेल आइकॉन को भी क्लिक करना ना भूलें। हम बात कर रहे हैं हिंदी के कवि और लेखक के जीवन परिचय पर। आज हम बात करेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र के जीवन और साहित्यिक परिचय पर, साहित्यिक बातों पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो शुरू करते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के जन्म पर। जन्म 9 सितंबर 1850 ईस्वी में काशी में। काशी निधन 6 जनवरी 1885 ईस्वी में मिली थी 1880 ईस्वी में। 1880 ईस्वी में ये उपाधि मिली थी भारतेंदु। इन्होंने रसा नाम से भी, ये दूसरी उपाधि है, इनका उपनाम है दूसरा रसा। पहला है भारतेंदु जो एक उपाधि मिली थी 1880 में भारतेंदु, जो इनके आगे लगा भारतेंदु हरिश्चंद्र से बने 1880 में ईस्वी में मिली। और इन्होंने कुछ एक रचनाएं रसा उपनाम से भी रचित की हैं, वो रसा नाम से भी लिखी हैं। पिता की बात करते हैं, वो भी अपने काल के प्रमुख कवि हुए हैं, रीति काल के बाबू गोपाल चंद्र गिरिधर दास। बाबू गोपाल दास गिरिधर दास, गिरिधर दास ये रीति काल के प्रमुख कवि हुए हैं। रीति काल के प्रमुख कवि हुए हैं। इनके पिताश्री बाबू गोपाल दास गिरिधर दास, इनके गुरु की बात करते हैं। गुरु भी इनके, ये खुद स्वयं एक महान विभूति रहे हैं, महान लेखक रहे हैं, महान कवि रहे हैं। तो निश्चय है गुरु भी कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं थी। गुरु थे शिव प्रसाद, गुरु थे इनके शिव प्रसाद सितारे हिंद, शिव प्रसाद सितारे हिंद, ये इनके गुरु थे। दीक्षा, अब हम दीक्षा की बात करते हैं कि इन्होंने दीक्षा कहां से ली थी। दीक्षा ली थी इन्होंने वल्लभ संप्रदाय से। वल्लभ संप्रदाय से ये दीक्षित थे। वल्लभ संप्रदाय से ये दीक्षित थे। इनकी प्रमुख योग्यता की हम बात करते हैं
जिससे इनका नाम भारतेंदु पड़ा या इनको उपाधि दी गई। सबसे बड़ी योग्यता क्या थी इनकी? विभिन्न विषयों और भाषाओं का ज्ञान। किसी एक क्षेत्र में नहीं थे, ज्ञान नहीं था इनके पास। विभिन्न, जो इनकी रचनाओं से हमें पता चलता है, विभिन्न विषयों और भाषाओं का ज्ञान, जो इनको अपने परिवार से ही अधिकतर मिला। भाषाओं के ज्ञाता हुए हैं ये, और इनमें से अधिकतर भाषाएं इन्होंने अपने पारिवारिक परिवेश में ही सीखी हैं। काव्य कृतियों की अगर हम बात करते हैं, कुल काव्य कृतियां कितनी लिखी हैं इन्होंने? कुल काव्य कृतियां लिखी हैं वो है 70 काव्य कृति लिखी हैं इन्होंने। अब हम बात करेंगे इनकी प्रमुख रचनाओं की। साहित्यिक परिचय पर अब हम आ गए हैं। इनकी साहित्यिक रचनाएं में प्रमुख रचनाओं की हम बात करते हैं तो पहली है फूलों का गुच्छा। फूलों का गुच्छा, जो कि खड़ी बोली में लिखी गई है। फूलों का गुच्छा खड़ी बोली में। दूसरा है प्रेम तरंग। दूसरी है प्रेम तरंग, और तीसरी है प्रेम विलाप। पहली है फूलों का गुच्छा, दूसरी प्रेम तरंग, तीसरी प्रेम विलाप, और चौथी है प्रेम फुलवारी। प्रेम फुलवारी। पांचवी प्रेम माधुरी। प्रेम माधुरी। उसके बाद आ जाती है रचना प्रेमा अशु वर्णन। प्रेमा अशु वर्णन, ये इनकी छठी रचना है। सातवीं रचना है तन्मय लीला। सातवीं रचना है तन्मय लीला। तन्मय लीला। आठवीं है दान लीला। दान लीला। राम लीला, ये इनकी 9वीं रचना है राम लीला। 10वीं रचना है होली। होली। 11वीं रचना है बकरी विलाप। बकरी विलाप। गीत गोविंदानंद इनकी 12वीं रचना है। गीत गोविंदा नंद। उसके बाद अगली हम रचना बात करते हैं 13वीं कृष्ण चरित। कृष्ण चरित। 14वीं मधु मुकुल। मधु मुकुल। 15वीं रचना है सतसई श्रृंगार। सतसई श्रृंगार इनकी 15वीं रचना है। 16वीं रचना है इनकी। 16वीं रचना है उत्तरार्थ भक्तमाल। उत्तरार्थ भक्तमाल, ये इनकी 16वीं रचना है। प्रातः समीरण। नेक्स्ट रचना है, अगली रचना है प्रातः समीरण। प्रबोधिनी
इनकी 18वीं रचना है प्रबोधिनी। प्रबोधिनी इस रचना के अंदर इन्होंने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार उस पर लिखा है। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार प्रबोधिनी काव्य रचना के अंदर इन्होंने लिखा है। उसके बाद 19वीं रचना है इनकी। 19वीं रचना की हम बात करते हैं, विनय प्रेम पचासा। विनय प्रेम पचासा ये इनकी 19वीं रचना है। 20वीं रचना है वर्षा विनोद। 20वीं रचना है वर्षा विनोद। 21वीं रचना है राग संग्रह। राग संग्रह। 22वीं रचना है उर्दू का स्यापा। उर्दू का स्यापा। 23वीं रचना है बंदर सभा। 23वीं रचना है बंदर सभा। 24वीं जो इनकी रचना है वो है वेणु गीति। वेणु गीति ये है इनकी 24वीं रचना। ये इनकी प्रमुख रचनाएं थे। अब हम बात करेंगे अनुदित नाटक की। अनुदित नाटक पहला नाटक जो इन्होंने अनुवाद किया था 1868 में ईस्वी में विद्या सुंदर। विद्या सुंदर ये इनका प्रथम नाटक भी समझ सकते हैं। प्रथम अमृत नाटक भी समझ सकते हैं। विद्या सुंदर। इसी साल में इन्होंने एक दूसरी रचना और भी लिखी थी, वो थी रत्नावली। दूसरी रचना भी इसी वर्ष लिखी इन्होंने, वो थी रत्नावली। उसके बाद तीसरी रचना आती है 1873 में। तीसरी रचना आती है 1878 ईस्वी में, पाखंड विडंबन। पाखंड विडंबन ये इनकी तीसरी रचना है। अब उसके बाद चौथी रचना की बात आती है, वो भी इसी साल ही लिखी गई 1873 ईस्वी में। 1873 ईस्वी में धनंजय विजय। धनंजय विजय। पांचवी रचना 1875 ईस्वी में। 1875 ईस्वी में कपूर मंजरी। मंजरी 1870 में लिखी गई भारत जननी। भारत जननी। फिर 1878 में मुद्रा राक्षस। मुद्रा
राक्षस। इसके बाद फिर मुद्रा राक्षस के बाद हम बात करते हैं दुर्लभ बंधु। दुर्लभ बंधु, दुर्लभ बंधु, ये थी इनकी 8वीं अनुदित नाटक इनके थे। अब हम बात करते हैं इनके मौलिक नाटकों की। मौलिक नाटक, अब हम बात करेंगे इनके मौलिक नाटकों की। तो पहला मौलिक नाटक था वैदिक हिंसा हिंसा ना भवती। वैदिक हिंसा हिंसा न भवती। वैदिक हिंसा हिंसा ना भवती इनका प्रथम मौलिक नाटक था। प्रथम मौलिक नाटक था। दूसरा नाटक था इनका 1875 ईस्वी में। 1875 ईस्वी में दूसरा नाटक था सत्य हरिश्चंद्र। सत्य हरिश्चंद्र इनका दूसरा मौलिक नाटक था। तीसरा ही इसी वर्ष में लिखा गया 1875 ईस्वी में प्रेम योगिनी। 1875 में ही तीसरा नाटक लिखा गया प्रेम योगिनी। प्रेम योगिनी जो कि धार्मिक पाखंड के ऊपर था। इसका विषय वस्तु हम ये कह सकते थे, इस नाटक का धार्मिक पाखंड के ऊपर लिखा गया था। 1876 में इन्होंने चौथा नाटक लिखा। 1876 में चंद्रावली नाटिका। चंद्रावली नाटिका जिसका विषय था आदर्श प्रेम। आदर्श प्रेम जिसका विषय वस्तु था। पांचवी नाटक की हम बात करते हैं तो पांचवा नाटक था इनका 1876 ईस्वी में। 1876 ईस्वी में इनका पांचवा नाटक था विषस्य विषभ मोषधन। विषस्य विष मोषधम। विष मोषधम, विषस्य विष मोषधम, ये इनका 1876 में लिखा गया पांचवा नाटक था। 1880 ईस्वी में छठे नाटक लिखा गया। 1880 ईस्वी में भारत दुर्दशा। भारत दुर्दशा, इसी साल इनको भारतेंदु की उपाधि दी गई थी। 1881 ईस्वी में लिखा था बलि देवी। सातवां नाटक है 1881 ईस्वी में बलि देवी। उसके बाद बलि देवी के बाद इसी साल एक और नाटक लिखा गया अंधेर नगरी। यह भी बहुत प्रसिद्ध नाटक हुआ है 1881 ईस्वी में ही। अंधेर नगरी। अंधेर नगरी, इसका विषय वस्तु जो था
सत्ता का विवेकहीनता पर, सत्ता की विवेकहीनता, कि जिस राजा की जैसी सत्ता होती है उसकी विवेकहीनता, सत्ता की विवेकहीनता पर ये लिखा गया था। सत्ता की विवेकहीनता इसका विषय वस्तु था 1881 में अंधेर नगरी। उसके बाद हम बात करते हैं इनके अगले नाटक की। तो वो अगला नाटक था 1883 ईस्वी में सती प्रताप। 1883 ईस्वी में था सती प्रताप। ये इनका अधूरा ना अंतिम नाटक था, अधूरा भी है और अंतिम भी है। अंतिम नाटक है, अधूरा है, पर इसको पूर्ण किया गया। किसके द्वारा इसको पूरा किया गया? पूर्ण करता थे राधा कृष्ण दास। पूर्ण करता थे राधा कृष्ण दास, इसको पूर्ण करने वाले थे। ये थे इनके मौलिक नाटक। अब हम आगे इनकी रचनाओं की चर्चा करते हैं। हम लोगों ने इनके जीवन परिचय के बारे में जान लिया है, इनकी योग्यता भी जान लिया। साहित्यिक परिचय में हम लोग इनकी प्रमुख रचनाओं पर चर्चा कर चुके हैं, अमृत नाटकों पर चर्चा कर चुके हैं, मौलिक नाटकों पर चर्चा कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे इनके उपन्यासों के बारे में। उपन्यास पत्रिका, कुछ इनके जीवन से संबंधित प्रमुख तथ्यों पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। पहले हम चर्चा करेंगे इनके उपन्यासों पर। भारतेंदु हरिश्चंद्र का हिंदी साहित्य के अंदर बहुत बड़ा नाम है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। हम लोग इनके नाटकों पर चर्चा कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे उपन्यास की। उपन्यासों में पहला उपन्यास आता है हमीर हट। पहला उपन्यास आता है हमीर हट। दूसरा रामलीला। उपन्यास रामलीला। तीसरा उपन्यास है सुलोचना। चौथा उपन्यास है शीलवती। पांचवा है सावित्री चरित्र। पांचवा उपन्यास है सावित्री चरित्र। हाँ जी, अब हम बात करेंगे इनके इतिहास ग्रंथों की। इतिहास ग्रंथ हैं इनके। इतिहास ग्रंथों की बात करते हैं तो पहला आता है कश्मीर कुसुम। कश्मीर कुसुम पहला इनका उपन्यास आ रहा है, कश्मीर कुसुम। दूसरा है बादशाह दर्पण। इतिहास ग्रंथ की बात कर रहे हैं। पहला कश्मीर कुसुम, दूसरा बादशाह दर्पण, तीसरा बूंदी का राजवंश। बूंदी का राजवंश। ये थे इनके इतिहास ग्रंथ। अब हम बात करते हैं निबंध। निबंध की बात करते हैं तो पहला निबंध आता है सभी जाति गोपाल की।
सभी जाति गोपाल का दूसरा निबंध आता है मित्रता, जो आरबीसी के अंदर भी लगा गया है मित्रता। सूर्योदय, आगे सूर्योदय। चौथा निबंध है कुछ आप बीती कुछ जग बीती। कुछ आप बीती कुछ जग बीती। जग बीती, ये थे इनके निबंध। उसके बाद निबंधों में आगे पांचवा निबंध है। पांचवा निबंध है जयदेव। जयदेव छठा है नाटक, ये भी निबंध है। बंग भाषा की कविता, सातवां निबंध है बंग भाषा की कविता, ये सातवां निबंध है। अब बात करते हैं इनकी पत्रिकाओं के अंदर इनका क्या योगदान रहा है। पत्रिका, निबंध भी लिखे, इतिहास ग्रंथ, उपन्यास, नाटक, अनुवाद भी किया। अब हम बात करेंगे पत्रिका की। पहली पत्रिका 1868 ईस्वी में पहली पत्रिका जो आती है वो है कवि वचन सुधा। कवि वचन सुधा पहली पत्रिका है। ये पत्रिका साप्ताहिक भी थी। पाक्षिक, मासिक, साप्ताहिक ये थी, पाक्षिक थी, मासिक थी, और काशी में ही ये प्रकाशित होती थी। जहां का इनका जन्म स्थल है काशी में ही ये प्रकाशित हुई, अपने जिनके जन्म स्थान प्रकाशित हुई। दूसरी पत्रिका है 1876 में दूसरी पत्रिका है 1874 ईस्वी में 1874 ईस्वी में दूसरी पत्रिका हरिश्चंद्र चंद्रिका। हरिश्चंद्र चंद्रिका। तीसरी पत्रिका है 1875 में बाला बोधनी। 1875 ईस्वी में है बाला बोधनी। ये बनारस में हुई थी, ये बनारस में प्रकाशित हुई थी, और ये मासिक पत्रिका थी। मासिक पत्रिका थी। 1876 ईस्वी में हरिश्चंद्र मैगजीन, ये भी मासिक थी। ये भी मासिक पत्रिका थी। और उसके बाद ये जो 1875 में बाला बोधनी मासिक पत्रिका थी, बनारस में हुई थी, ये प्रथम नारी शिक्षा हेतु थी। प्रथम नारी शिक्षा हेतु। ये
बालाबोधिनी प्रथम नारी शिक्षा हेतु। अब हम बात करेंगे, इन्होंने स्थापना भी की है उस सभाओं की, समाज की, जिनकी स्थापना की है। तो पहली समाज इन्होंने स्थापना की थी तदीय समाज। तदीय समाज की स्थापना की थी 1873 ईस्वी में। इन्होंने की थी। और इसके साथ साथ एक और स्थापना भी की थी कविता वर्धनी सभा की। दूसरा कविता वर्धनी सभा, इसकी स्थापना भी की थी। ये भी अपने जन्म स्थान काशी में की थी। कविताओं की शैली, भांत भांत की कविताएं लिखी। उन कविताओं की शैली कैसी थी उस पर चर्चा करते हैं। तो पैरोडी, स्यापा, गाली, लावनी, इन शैलियों के अंदर इन्होंने अपनी कविताओं की रचना की है। अधिकतर अपनी रचनाओं के अंदर इन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। ब्रज भाषा का, काशी के रहने वाले थे, बनारस, वाराणसी, ये इनका पूरा जीवन काल काशी, वाराणसी और इसी के इर्द गिर्द घूमा है। तो शायद इसलिए ब्रज भाषा का पुट ज्यादा आता है इनकी रचनाओं के अंदर। ब्रज भाषा का इन्होंने ज्यादातर प्रयोग किया है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, इनके जीवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, उन पर भी हम लोग चर्चा करते हैं। जिनके इतने नाटक लिखे हैं इन्होंने, अधिकतर जो नाटक थे इनके, सर्वाधिक नाटक विधा पर लिखे गए हैं। सर्वाधिक नाटक विधा पर रचित हुए हैं। उसके बाद निबंध नाटक को जो नाटक नहीं है, निबंध है, निबंध का नाम नाटक है, हिंदी आलोचना की आधारशिला। इसमें नाटक में हिंदी आलोचना की आधारशिला, निबंध नाटक में हिंदी आलोचना की आधारशिला। उसके बाद तीसरे नंबर में आता है इनके अन्य महत्वपूर्ण, नारद भक्ति सूत्र का भी अनुवाद किया इन्होंने। नारद भक्ति सूत्र का अनुवाद किया, किसमें किया? तदीय सर्वस शीर्षक से। तदीय सर्वस शीर्षक में कब किया, कौन से साल में किया? 1874 ईस्वी में। शाडिल्य के भक्ति सूत्र का भी अनुवाद किया इन्होंने। शाडिल्य के
भक्ति सूत्र का भी अनुवाद किया इन्होंने। किसमें किया? भक्ति सूत्र वैजयंती के नाम से। भक्ति सूत्र वैजयंती के नाम से। ये था भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन और साहित्यिक परिचय। हमने उनके नाटकों की, पत्रिकाओं की, निबंध, उपन्यास सब पर चर्चा की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसके साथ लगे बेल आइकॉन को भी जरूर दबाइए। धन्यवाद।